आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। इसके बाद हम वेग स्थिरांक भी पढ़ेंगे और वेग स्थिरांक को पढ़ने के बाद जो आपकी अभिक्रिया की दर है और जो वेग स्थिरांक है इसमें अंतर भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना सारा हम आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों हमने इसके पहली वीडियो में हमने आपको यूनिट 4 स्टार्ट करा दिया था। यूनिट 4 जो हमने स्टार्ट की थी उसमें अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिए थे हमने पिछली वीडियो में, है ना। और अभिक्रिया की दर क्या होती है वो पढ़ लिया था, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर को यदि आपने नहीं पढ़ा तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जो आई बटन है उस पर लिंक आ रहा है, आप जाके यहाँ पर देख लो। और वैसे मैं अभिक्रिया की दर को एक हल्का सी भाषा में यहाँ पर समझा रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। अभिक्रिया की दर मतलब अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया की दर का मतलब अभिक्रिया का वेग। जो अभिक्रिया की दर होती है या जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है ना। अगर अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है तो मतलब अभिक्रिया की दर आपको मिलेगी, और यदि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा तो आपको अभिक्रिया की दर मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो अभिक्रिया की दर है उसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया की दर बराबर क्या था, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन वटे क्या था, समय अंतराल था हमारा। क्या था? समय अंतराल। हमने ये पढ़ा था, मतलब ये अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला था, ठीक है। मतलब अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन यदि समय के सापेक्ष हो रहा है तो ही आपको अभिक्रिया की दर मिलने वाली है, अभिक्रिया का वेग मिलने वाला है, नहीं तो आपको अभिक्रिया की दर और वेग नहीं मिलेगा। अगर हम देखें अभिक्रिया की दर, देखो अभिक्रिया की दर अगर हम देखें समय अंतराल और अभिक्रिया की दर में हम तुलना करें तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, इन दोनों में व्युत क्रमानुपाती का रिलेशन है। क्योंकि ये देखो ये नीचे है और ये ऊपर है। अब नीचे और ऊपर इस टाइप से अगर होता है तो कौन सा रिलेशन होता है, व्युत क्रमानुपाती का रिलेशन, है ना। लेकिन अगर हम बोले अभिक्रिया की दर और अभिकारक के उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे सर ये आमने सामने है, मतलब ये समानुपाती है। मतलब अभिक्रिया की दर यदि आप बढ़ा रहे हो तो आपका अभिकारक या उत्पाद का जो सांद्रण में परिवर्तन होगा वो बढ़ेगा, है ना। तो सीधी सी बात, सांद्रण के कैसे होती है अभिक्रिया की दर, समानुपाती। सांद्रण बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी और सांद्रण घटेगा तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी, ठीक है। तो आप ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देखा तो आप अच्छे से समझना चाहते हो तो जाके आप देख लो वीडियो को, ठीक है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब क्या है पहले ये पता होना चाहिए। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि जो अभिक्रिया की दर है कब बढ़ेगी और कब घटेगी, कब बढ़ेगी कब घटेगी, केवल यही चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में मेरा भाई हमारा जो पहला कारक रहेगा वो रहेगा अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, ठीक है। चलो ये है ना अभिकारक की प्रकृति, है ना। जैसे मान के चलो मैंने कोई एक अभिक्रिया लिख ली ए और बी और यहां पर बन रहा है कोई प्रोडक्ट बी, ठीक है। अभिकारकों की प्रकृति देख रहे हैं, यहां पर अभिकारक ए है और यहां पर अभिकारक ये बी है ना, ये देख रहे हैं, है ना। तो मेरे भाई आप हमें इतना बता दो, अगर ये दोनों अभिकारक आपस में क्रिया ही ना करें तो ये उत्पाद कैसे बन जाएगा, उत्पाद कैसे बन जाएगा बताओ। उत्पाद नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये जो है अभिकारक वो आपस में क्रिया नहीं कर रहे तो उत्पाद नहीं बनेगा, है ना। अब मैं बोलूं कि भाई जल में तुम पत्थर डाल दो, है ना, और कहो कि पत्थर 5 मिनट में घुल जाएगा, तो कैसे घुल जाएगा भाई, पत्थर है, पत्थर और जल आपस में क्रिया नहीं कर रहे,
जैसे थे वैसे ही अंत में रहेंगे, क्योंकि वो थोड़ी आपस में क्रिया करेंगे, तो उत्पाद आपको बनेगा नहीं, है ना। लेकिन अगर मैं जल में नमक डाल दूं तो तुरंत वो आपस में मिल जाएंगे और आपको प्राप्त हो जाएगा नमक का पानी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो तुरंत जल्दी से घुल जाएंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे, है ना। तो मेरे भाई अभिकारकों की प्रकृति पर भी जो अभिक्रिया की दर है वो निर्भर करती है, ठीक है। अगर अभिकारक आपके जो हैं वो अधिक सक्रिय हैं तो अभिक्रिया की दर है ना वो अधिक होगी। मतलब अभिक्रिया जब अभिकारक अधिक सक्रिय है तो वो शीघ्रता से उत्पाद बना लेंगे, और शीघ्रता से जैसे ही उत्पाद बनाएंगे तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी। और लेकिन जो आपके अभिकारक है वो कम सक्रिय है, मतलब धीरे धीरे क्रिया कर रहे हैं, तो अभिकारक धीरे धीरे क्रिया कर रहे हैं तो धीरे धीरे ही क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, और अभिक्रिया की दर कम होगी, ठीक है। तो आप समझ गए हो क्या रहेगा इसका पॉइंट। अभिकारक अधिक सक्रिय है तो अभिक्रिया की दर अधिक होती है, किंतु अभिकारक कम सक्रिय होने पर अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। क्लियर, ये हमारा पॉइंट हो चुका है, ठीक है। लिख लेना आप अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो सेकंड हमारा पॉइंट है अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। क्या है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता, तो मेरे भाई हमने देखा है कि जो अभिक्रिया की दर है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण पर ही निर्भर कर रहा है। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण के देखो बराबर आ रहा है, मतलब समानुपाती है। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण के कैसा है, ठीक है, सांद्रण के कैसा है, समानुपाती आ रहा है अभिक्रिया की दर, है ना। मतलब सांद्रण बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और सांद्रण कम होगा तो अभिक्रिया की दर कम होगी, ठीक है। तो ये अभिकारक की सांद्रता या सांद्रण एक ही बात होती है, ठीक है। तो यदि अभिक्रिया की सांद्रता अधिक है, या फिर ऐसा हम बोले अभिकारकों की सांद्रता अधिक है तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी, और सांद्रता ये कम है तो अभिक्रिया की दर कम होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे, हम जानते हैं अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। और समानुपाती का मतलब क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। इसलिए अभिकारकों की सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया की दर अधिक, एवं सांद्रता कम होने पर अभिक्रिया की दर कम होती है। इतना आप क्लियर रखना, ठीक है। चलो अपने ये 2 पॉइंट हो गए कवर, है ना। अब इसके बाद हमारा मेरे भाई जो थर्ड पॉइंट है वो रहेगा हमारा दाब। वो क्या रहेगा, हमारा दाब, ठीक है। मान के चलो इधर समझाता हूं। मान के चलो मेरे भाई ये कोई एक पात्र है, और इस पात्र में यहां तक कोई पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। और यहां से मैंने एक इसके ऊपर लगा दिया पिस्टन, यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है। अब यदि इस पिस्टन के थ्रू ये जो आपका विलयन भरा हुआ है इस पर मैं दाब लगाऊं, पिस्टन के थ्रू इसमें मैं दाब लगाऊं, और दाब लगा के मैं ये जो आपका पिस्टन है, देखो अभी यहां तक भरा हुआ है इसमें जल, अभी यहां तक जल भरा हुआ है, कोई भी पदार्थ या फिर यहां तक भरा हुआ है ना। अब मैं पिस्टन को दबा रहा हूं, और पिस्टन को दबाते हुए मैं ना पिस्टन को कहां तक ले गया, यहां तक ले गया, यहां तक मैंने पिस्टन को यहां तक लेके आ गया, ठीक है। देखो पहले जल आपका कहां तक भरा था, या कोई भी पदार्थ था वो यहां तक भरा था, और अब वो कोई भी पदार्थ यहां तक भरा, तो आयतन में मेरे भाई क्या हो गई, कमी हो गई। आयतन देखो यहां तक था ना पहले आयतन, अब यहां तक बचा तो आयतन में क्या हो गई, कमी। और जैसे ही आयतन में कमी होगी मेरे भाई, तो जो ये पदार्थ होगा, पहले तो पतला था, अब हम देखो पहले ये जो पदार्थ था इधर तक फैला था, अब इधर तक फैला है, मतलब यहां तक जब आया है ये पदार्थ तो इसकी सांद्रता है वो ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि अब ये पदार्थ गाढ़ा हो गया होगा, क्योंकि पहले ये पदार्थ यहां तक था, फैला था अच्छे से, खूब अच्छे से फैल रहा था, बट यही जो पदार्थ जितना था वो अब इधर तक फैला है, मतलब इसकी सांद्रता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ध्यान रखना, जब आयतन में कमी होगी तो आपकी जो सांद्रता है, सांद्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और सांद्रता में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया की दर सांद्रता के कैसी होती है, समानुपाती, है ना। तो आपकी अंत में जो अभिक्रिया की दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, सामान्यतः दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है ना। अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि दाब बढ़ाने से आयतन में क्या होती है, कमी, आयतन में कमी होती है, फलस्वरूप
सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। सांद्रता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, और सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको इतना इसमें लिखना है। ठीक है, चलो फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा ताप। वो हमारा क्या है? ताप है। ठीक है, ताप है ना। अब ताप बढ़ाएंगे तो क्या अभिक्रिया की दर बढ़ेगी? वो आपको चेक करना है। मेरे भाई हम चाय बना रहे हैं, है ना। अब चाय बना रहे हैं तो जो हमारा गैस है, हम 10 मग्गे चाय बना रहे हैं। कितना मग्गे चाय बना रहे हैं? 10। और हमारे जो गैस है उस गैस को हमने हाफ करके रखा है, हमने फुल नहीं किया हमारे गैस को, हमने हाफ करके आधा करके रखा है। तो वो 10 मग्गे चाय है ना, लगभग 15 मिनट में बनेगी। लगभग 15 मिनट में बनेगी, क्योंकि हमने गैस को हाफ करके रखा है। लेकिन अगर उसी गैस को मैं फुल कर दूं तो वो 10 मग्गे चाय है आपकी 5 या 7 मिनट में बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमने ताप बढ़ाया तो जो आपकी चाय में जो चाय का जो पदार्थ था उसमें जो अणु थे वो गति अवस्था में आ गए, और गति अवस्था में आकर उन्हें शीघ्रता से क्रिया करके आपस में क्या बना दिया? उत्पाद, मतलब चाय बना दी। तो क्या हो जाएगा? अभी जो चाय होगी वो शीघ्रता से जल्दी बन जाएगी, है ना। क्यों? कारण क्या है? सिर्फ अणुओं की गति। क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गति बढ़ जाती है, और अणुओं की गति बढ़ेगी तो शीघ्रता से क्रिया करेंगे और वो उत्पाद बनाएंगे। समझ में आपको आया, है ना। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो ताप है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति या फिर ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिकारकों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे वह शीघ्रता से आपस में क्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। बस ये आपको लिखना है। ठीक है, चलो हमारे कितने पॉइंट हो गए मेरे भाई? हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पहुंचते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे। ठीक है, और 5वां पॉइंट हमारा ये है मेरे भाई, उत्प्रेरक की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, अब उत्प्रेरक मेरे भाई तो कई टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के, जो हमें 5 यूनिट में पढ़ना है उत्प्रेरक। ठीक है, जिसमें हमारा पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक, है ना, तीसरा स्व उत्प्रेरक, और चौथा होता है अन्योन्य उत्प्रेरक। 4 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। बट उत्प्रेरक होती क्या चीज है? उत्प्रेरक मेरे भाई एक ऐसी चीज है जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या फिर अभिक्रिया की दर को घटा देता है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल पे बात करें, जैसे आपका जो दूध है, दूध होता है वो लगभग 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित हो जाता है, आपको पता है, हो जाता है। लेकिन अगर उसी दूध में हम नींबू निचोड़ दें तो वही आपका दूध 1 से 2 मिनट में दही में परिवर्तित हो जाएगा। देखो, पहले 4 से 5 घंटे में हो रहा था, अब 2 मिनट में हो रहा है। 2 मिनट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि नींबू निचोड़ा तो नींबू ने क्या किया? अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया। अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया तो तुरंत वो किसमें चेंज हो गया? दही में, है ना। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम किसने किया? नींबू ने। मतलब नींबू क्या है? आपका उत्प्रेरक है ना। अब ऐसा ही दूध आपका 4 से 5 घंटे में दही में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन अगर उसी दूध में हम सोडा डाल के खाने का सोडा डाल के उसको गर्म कर दें तो वही दूध अब 7 से 8 घंटे चलेगा। 7 से 8 घंटे चलेगा तो यहां पर अभिक्रिया की दर और घट गई। 4 से 5 घंटे था, अब 7 से 8 घंटे हो गया तो अभिक्रिया की दर घट गई। तो ये काम किसने किया? सोडा ने। तो सोडा क्या है? आपका उत्प्रेरक की तरह एक कार्य करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं उन्हें बोलते हैं हम उत्प्रेरक। ठीक है, अब मेरे भाई उत्प्रेरक में एक होता है हमारा धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा होता है? धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक। जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है मेरे भाई, इसका काम होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, और ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, इसका काम होता है अभिक्रिया की दर को घटाना। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, है ना, आप लिखोगे धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर अधिक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। बस इतना लिखना है, ये आपके 5 पॉइंट फुली कवर हो जाएंगे समझते हुए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो तो मेरे भाई ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो हमारे फिनिश हुए। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दोस्तों अब हम पढ़ते हैं वेग स्थिरांक। ठीक है, वेग स्थिरांक भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि वेग स्थिरांक के लिए आपको कई चीजें आपसे पूछता है। ठीक है, तो वेग स्थिरांक जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट इंग्लिश में। ठीक है, तो ये वेग स्थिरांक क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे भाई हमें क्या करना होगा, आपके लिए एक अभिक्रिया को स्टार्ट करना होगा, और उस अभिक्रिया के लिए आपको गुलबर्ग और बागे का द्रव अनुपाती क्रिया के नियम आना चाहिए, है ना मेरे भाई। जो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम है वो आपने 11th में पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, मैंने खुद आपको अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। ठीक है, आप बिल्कुल पढ़ लेना द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, और बहुत अच्छे से सीखना है तो पढ़ लेना, बाकी मैं तो यहाँ पर आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई वेग स्थिरांक को पढ़ने से पहले हम द्रव अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम द्रव अनुपाती क्रिया का नियम बता रहे हैं। ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, द्रव अनुपाती क्रिया नियम। ठीक है, ये हम आपको बता रहा है मेरे भाई। ये जो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम था ये दो वैज्ञानिकों ने दिया था, एक थे आपके गुलबर्ग और दूसरे थे आपके बागे। ये दो वैज्ञानिकों ने इस द्रव अनुपाती क्रिया का नियम दिया था, और ये द्रव अनुपाती क्रिया का नियम दिया था, ठीक है, किसी अभिक्रिया के लिए दिया था, किसी अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मान लिया मैंने ये और ये आपका B और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है कोई P, ये एक अभिक्रिया है ना। यहां पर मेरे भाई जो A है, A अभिकारक है, इसकी कुछ ना कुछ सांद्रता होगी। B भी क्या है, अभिकारक, तो इसकी भी कुछ ना कुछ सांद्रता होगी, ये तो आपको पता ही है ना। तो सांद्रता को मेरे भाई किससे व्यक्त करते हैं? ठीक है, अगर मान के चलो हमें एक ही सांद्रता को, या फिर सांद्रता को ही हम बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, जो आपकी सांद्रता होती है, इस सांद्रता को ही हम क्या बोल देते हैं, सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान इस सांद्रता को ही बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि इन दोनों की जो सांद्रता है ना, वो दोनों की अलग अलग होने वाली। एक सेकेंड, ठीक है, दोनों की सांद्रता अलग अलग होने वाली है। ठीक है, क्योंकि A की सांद्रता कुछ अलग होगी, B की सांद्रता अलग होगी। ठीक है, तो इसकी सांद्रता को व्यक्त किससे करेंगे? तो मेरे भाई जो इसकी सांद्रता होती है उसको हम एक वर्गाकार ब्रैकेट होता है, वर्गाकार ब्रैकेट इस टाइप का, उसमें रख के व्यक्त करते हैं। ये भी आपने 11th में ही सीखा था। अगर मान के चलो हमें किसी भी पदार्थ की या किसी भी परमाणु की, अणु की हमें सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको वर्गाकार, ये आपका ब्रैकेट दिख रहा है वर्गाकार, इसमें रख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको बोला जाएगा A का सक्रिय द्रव्यमान, A की या फिर A की सांद्रता। अब B के सक्रिय द्रव्यमान को प्रदर्शित करना है तो B को भी हम क्या कर देंगे, वर्गाकार ब्रैकेट में रख देंगे, है ना। तो ये B का सक्रिय द्रव्यमान या B की सांद्रता हो गई। P का करना है तो P को भी हम वर्गाकार ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, तो आपकी P का सक्रिय द्रव्यमान हो गए। तो ध्यान रखना, सक्रिय द्रव्यमान को हम वर्गाकार ब्रैकेट में रख के प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अब चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, द्रव अनुपाती जो क्रिया का नियम है वो नियम कहता है कि जो किसी भी अभिक्रिया की दर होती है, कोई भी जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। क्या बोला मैंने? कोई भी जो अभिक्रिया, जैसे ये अभिक्रिया है, अब इस अभिक्रिया की दर को हम किससे व्यक्त करते हैं, dx/dt से व्यक्त करते हैं। अभिक्रिया की जो दर है उसको हम dx/dt से व्यक्त करते हैं, कल ही आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया की दर है, ये जो आपको अभिकारक दिख रहे हैं, इनके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगी। ठीक है, अब A का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा, A को वर्गाकार ब्रैकेट में रख दो। B का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा, B को वर्गाकार ब्रैकेट में रख दो। ठीक है, तो ये दोनों के क्या हो गया, सक्रिय द्रव्यमान। अब यहाँ पर यदि हमने डॉट लगा दिया तो सक्रिय द्रव्यमान का क्या हो गया, गुणनफल, सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल हो गया ना। और जो अभिक्रिया की दर होती है वो सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल की कैसी होती है, समानुपाती। तो ये आपका द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया था, गुलबर्ग और बागे ने। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, चलो तो
हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं। जैसे माना ये कोई अभिक्रिया है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में अगर हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दें, ठीक है, द्रव्यानुपाती नियम से, है ना, नियम से, तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर और ये अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। आगे आगे मेरे भाई एक चीज और समझ लो। अब यहाँ पर कोई संख्या होती, जैसे यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, है ना, तो ये 2 और 3 जो संख्या होती, इनके सक्रिय द्रव्यमान की घात के रूप में आ जाती। जैसे ए का सक्रिय द्रव्यमान क्या है, ये है, तो इसकी घात पे क्या आ जाता, 2, है ना। बी का सक्रिय द्रव्यमान कितना, सॉरी बी का सक्रिय द्रव्यमान ये है, और बी की संख्या कितनी है, 3, तो ये यहाँ पर आ जाता 3, है ना। अगर कोई और संख्या होती तो कोई और संख्या, जैसे 4 और 5 होता, तो हम यहाँ पर लिख देते 4 और 5। तो इस टाइप से मेरे भाई हम इनको लिख देते। ये आपका पूरा हो चुका है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे भाई आपका द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है। क्लियर हुआ, ऐसे आपको लगाना है। अब हम ना, ठीक है, ये हमने समझ लिया है। तो वेग स्थिरांक अब हम समझते हैं, ठीक है। तो वेग स्थिरांक कहाँ, वेग स्थिरांक मतलब वेग का कांस्टेंट जो है वो कहां से आएगा, जब आपके पास वेग होगा। और वेग कब होगा, जब आपके पास कोई अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको एक अभिक्रिया को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया, माना कोई अभिक्रिया निम्न है, ठीक है, और वो अभिक्रिया हमने मान ली ए और ये बी, और ये बन रहा है कोई प्रोडक्ट बी। ये हमने कोई अभिक्रिया मान ली, ठीक है। अब हम ना ये अभिक्रिया जो है, इस पर हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे, ठीक है। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया का हम नियम लगाएंगे। तो क्या बोलता है कि जो अभिक्रिया की दर है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के कैसी होती है, समानुपाती होती है ना। तो इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt समानुपाती, इनके सक्रिय द्रव्यमान क्या, a का, ये हो गया डॉट, ये हो गया आपका b का। कोई प्रॉब्लम, गुणनफल के कैसी होती है, समानुपाती। आगे अब मेरे भाई आपको पता है, यदि समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। क्या आता है, एक नियतांक। तो ये आपका हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर k। dx अपॉन dt बराबर, समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक, और वो आपका आ गया k, और ये रहा आपका a और ये रहा आपका b। कोई प्रॉब्लम। अब ये जो आपका नियतांक आया है और यही नियतांक आपका वेग स्थिरांक है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे, जहां के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, जिसे वेग स्थिरांक, जो आपका वेग स्थिरांक है वही कहेंगे, ठीक है, जिसे वेग स्थिरांक कहते है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो आपका के नियतांक आया है इसे ही ना हम वेग स्थिरांक कहने वाले हैं। अब वेग स्थिरांक हमारे पास आ गया के, आ गया। अब वेग स्थिरांक हमें पता चला है, केवल वेग स्थिरांक को किससे व्यक्त करते हैं, हमारे पास परिभाषा नहीं है। अब यदि हमें यहां से परिभाषा निकालना है तो इस के पास जो भी है उसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे। तो के पास क्या है, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, मतलब ए और बी के सांद्रण है हमारे पास, तो इन दोनों की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1। ए और बी क्या है, सांद्रता, तो यहां पर हम लिख देंगे, यदि ए बराबर 1 मोल पर लीटर, और आपका जो बी है इसकी वैल्यू भी हम रख देंगे 1 मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर क्यों लिखा, क्योंकि ए और जो बी है वो सांद्रता है, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमने रख दी, तो ये dx अपॉन dt बराबर क्या हो गया, k इंटू 1 इंटू 1 हो गया। और 1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो dx अपॉन dt बराबर क्या आ गया, k आ गया। dx अपॉन dt बराबर क्या आ गया, k आ गया। अब आप हमें बताओ dx अपॉन dt क्या है, अभिक्रिया की दर है। dx अपॉन dt क्या है, अभिक्रिया की दर, और k क्या है, वेग स्थिरांक है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, अतः अभिक्रिया की दर को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। जो अभिक्रिया की दर है उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेग स्थिरांक। लेकिन अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कब कहलाया, कब ये कहने लायक बना, जब हमने a और b की वैल्यू क्या रखी, 1, और a और b क्या थे, सांद्रता की जब वैल्यू हमने 1 रख दी, तब जाके ये वाली कंडीशन बनी। और 1 को हम क्या बोलते हैं, इकाई, तो मतलब सांद्रता हमने क्या कर दी, इकाई कर दी, है ना। तो इसकी फुल परिभाषा क्या बन जाएगी, अतः इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को ही वेग स्थिरांक
कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई कि जो आपका वेग स्थिरांक है, आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या वेग स्थिरांक अभिक्रिया की जो सांद्रता है या फिर जो वेग स्थिरांक है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है? तो आप बोल दोगे सर बिल्कुल नहीं करता। हम बोलेंगे क्यों नहीं करता? तो आप बोल दोगे सर अगर ये निर्भर करता सर अभिकारकों की सांद्रता पर तो इनकी जो आपकी वैल्यू है वो 1 क्यों रखते? आप 1 नहीं रखते। अब जब ये निर्भर नहीं करता है तब तो सर आपने इसकी वैल्यू 1 रख दी। हाँ बिल्कुल सही आंसर मेरे भाई। जो आपका वेग स्थिरांक है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें हम इसकी वैल्यू तो 1 रख देते हैं। अब 1 रख दे तो काय की सांद्रता, काय का क्या, कुछ नहीं, तो मतलब ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आगे समझ में आपको आ गया? हाँ, अगला पॉइंट मेरे भाई इसमें नोट करने वाला ही पॉइंट है। अगला पॉइंट ये है कि जो आपका वेग स्थिरांक है इसका जो मात्रक होता है, क्या होता है? मात्रक, वो लेकिन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। जब मात्रक निकालेंगे तो यहां से मात्रक आप नहीं निकाल पाओगे, मात्रक आप यहां से निकालोगे। अब मात्रक आप यहां से निकालोगे, अब जैसे मान के चलो किसी अभिक्रिया में 1 अभिकारक है। कितना अभिकारक है? 1। तो यहां पर कितना आएगा? केवल 1 आएगा, तो इसका मात्रक अलग निकलेगा। अब यदि यहाँ पर 2 ही अभिकारक हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? B, तो इसका मात्रक अलग निकलेगा। अब यदि एक और अभिकारक यहाँ पर होता तो एक और अभिकारक यहाँ पर आता तो मात्रक फिर इसका अलग आता, है ना। मतलब जो आपका K है इसका मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है लेकिन मान निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई। तो आप पहले समझ गए होंगे वेग स्थिरांक में पहले इतना सब लिखना पड़ेगा, फिर परिभाषा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे हमने परिभाषा को निकाला। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरे भाई जो आपका अभिक्रिया की दर पढ़ा है हमने और ये वेग स्थिरांक पढ़ा है, इसमें हम अंतर देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हमारा अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में अंतर है। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहले पॉइंट में तो परिभाषा आ जाएगी अभिक्रिया की दर की और वेग स्थिरांक की। ठीक है, तो क्या हो जाएगी परिभाषा? इकाई समय अंतराल में अभिकारक के उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को, है ना, होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, है ना। और इसका क्या हो जाएगा? इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कहती है। आपको पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, मतलब जो अभिक्रिया की दर है वो सांद्रता पर निर्भर करेगी, क्योंकि अभिक्रिया की दर सांद्रता की कैसी होती है? समानुपाती, है ना, आपको बता चुका हूँ, है ना। और ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इसमें तो इसकी वैल्यू हम क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं ना। ठीक है, अगले पॉइंट में ना मेरे भाई इसका मात्रक हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। और वेग स्थिरांक का मात्रक जो है ना अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, कोई डायरेक्ट इसका मात्रक नहीं होता, है ना। आप प्रथम कोटि के लिए है तो अलग, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। ठीक, सीधी सी बात, इनका जो मात्रक है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है ना। इसे dx/dt से व्यक्त करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? k से व्यक्त करते हैं। तो मेरे भाई ये आपका अंतर हुआ। तो इतना सब कंप्लीट कर लोगे मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझा दिया है मैंने, इसलिए इसको इस टाइप से मैंने बताया, है ना। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, है ना, और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट करेंगे। ओके मेरे भाई, तो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।